हमें हमेशा से बोला गया है कि जब भी आप डेडलिफ्ट करते हो आप अपने बैक को न्यूट्रल रखो, लेकिन वहीं जब हम पावर लिफ्टर्स को देखेंगे, आप देखेंगे जब उनका मैक्सिमल एफर्ट वो लगाते हैं वो अपने स्पाइन को बेंड कर रहे होते हैं। इवन आपने कुछ लोगों को जानबूझकर अपने बैक को मोड़ते हुए, बेंड करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए भी देखा होगा। और उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हमारा बैक या फिर हमारी स्पाइन इतनी ज्यादा फ्रेजाइल नहीं होती कि जरा सा लोड आते ही, जरा सा उसको बेंड करते ही उसमें इंजरी हो जाए। तो जो बैक राउंडिंग होती है, स्पेशली जो लोअर बैक के राउंडिंग होती है, उसको टेक्निकल टर्म में लंबर फ्लेक्शन बोलते हैं। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का जो लंबर फ्लेक्शन है उसका रेंज 40 to 50 डिग्री आगे बेंड होने का होता है। इवन जहां पे आप बोलते हैं कि भाई बैक को न्यूट्रल रख के स्क्वाट करो, बैक को न्यूट्रल रख के डेडलिफ्ट करो, बैक को न्यूट्रल रख के केटलबेल स्विंग करो, वहां पे भी एक स्टडी में पाया गया है कि 40 डिग्री ऑफ लंबर फ्लेक्शन आपके स्क्वाट में देखा गया, 26 डिग्री ऑफ लंबर फ्लेक्शन आपके केटलबेल स्विंग में देखा गया और 25 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन आपके गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज में देखा गया। सो यानी इवन इफ आपको लगता है कि आपने अपनी बैक को न्यूट्रल रखा है, तब भी अंदर से फ्लेक्शन उसकी हो रही होती है। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं लंबर फ्लेक्शन के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो। तो अगर लंबर फ्लेक्शन कोई दिक्कत नहीं है तो हमें बेंड करने से शुरू से मना क्यों किया जाता था? अच्छी खासी अमाउंट ऑफ स्टडीज ये इंडिकेट करती हैं कि जब आप लोड के साथ स्पाइनल फ्लेक्शन करते हो तो आपके बैक इश्यूज होने के, स्पाइन रिलेटेड इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। तो जब ये स्टडीज आपके स्पाइनल फ्लेक्शन के फेवर में नहीं है, कुछ स्टडीज इनडायरेक्टली स्पाइनल फ्लेक्शन के फेवर में है, उनके बारे में बात करते हैं। अच्छी खासी अमाउंट ऑफ स्टडीज ये बोलती है कि जो आपकी डिस्क रिलेटेड इंजरीज है, दे डू नॉट नेसेसरीली कॉज यू पेन और डिस्कंफर्ट। डिस्क का मतलब आपने अगर टर्म स्लिप डिस्क सुना होगा तो हम इसी डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके स्पाइन में प्रेजेंट होता है। एंड दिस डिस्क रिलेटेड पैथोलॉजी और द प्रोसेस व्हाटएवर हैपेंस दैट अपीयर्स टू बी अ पार्ट ऑफ एजिंग एज वेल। ऊपर से ये जो भी स्टडीज आपके स्पाइनल फ्लेक्शन को इंजरी से रिलेट करते हैं उनमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ये कि उसमें बहुत सारे रेपिटेशंस करवाए जाते हैं, 6000 8000। नॉर्मल रेगुलर लाइफ में इतने रेपिटेशंस कोई करता नहीं है, तो हो सकता है कि इतने सारे रेपिटेशंस वो भी अच्छे खासे अमाउंट ऑफ लोड के साथ करने के वजह से ही दिक्कत हो रही हो। सो इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये होता है कि हमारा जो डिस्क होता है ना, ये बहुत ज्यादा अडेप्टिव इन नेचर होता है। अगर आप लोड डालते हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होता जाता है, और अगर आप इंजरीज उनको कुछ कॉज करवा देते हैं तो अपने आप उनकी क्षमता होती है अपने आप को हील करने की। तो जो स्टडीज होती थी मेनली एनिमल स्टडीज होती थी या फिर कैडावर स्टडीज होती थी, यानी जिनकी मौत हो चुकी है उनके स्पाइन को लेकर रिसर्च करी जा रही है। तो उनके स्पाइन में इस तरह की कोई भी कैपेसिटी, कोई भी एबिलिटी नहीं होती है अपने आप को हील करने की, अपने आप को अडेप्ट करके और स्ट्रेंथन करने की। सो ये स्टडीज भी हम लिविंग ह्यूमन बीइंग्स पे डायरेक्टली अप्लाई हम नहीं कर सकते। तीसरी चीज जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द स्टडीज एनिमल्स पे भी हुई थी। सो एनिमल स्टडीज को हम ह्यूमन पे अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ चीज यहाँ पे जेनेटिक्स आ जाता है। एक्चुअली आप जिम में कुछ लोगों को देखेंगे कि भाई गंदे फॉर्म के साथ बिल्कुल राउंड बैक करके उनको कुछ नहीं होता है, डेडलिफ्ट वो कर रहे होते हैं, सालों साल कर रहे होते हैं। वहीं दूसरा बंदा आपको दिखेगा कि भाई हर दूसरे महीने में उसकी कोई ना कोई बैक इंजरीज हो रही होती है, इवन इफ वो अपना फॉर्म सही करके काम कर रहा है। आगे आप ये भी देखेंगे कि एक एक्सरसाइज होती है जेफरसन कर्ल, जहां पे लोग जानबूझ के अपनी स्पाइन को राउंड करते हैं और लोड उठाते हैं। और वहां का कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि हमारी स्पाइन को इतना सारा लोड झेलना होता है, तो क्यों ना उसको बेंड कर कर सेम चीज की प्रैक्टिस करवाएं, ताकि डेडलिफ्ट में जब हमारी स्पाइन बेंड होती है तो उस चीज की आदत हमारी बैक को ऑलरेडी हो, हमारी बैक इनफ पहले से हमने इस कंडीशन में डालकर स्ट्रेंथन कर दिया हो, ताकि अब जब हैवी डेडलिफ्ट में वो बैक हमारी राउंड हो तो हमारे लिए वो कोई दिक्कत ना हो। सो वेयर आर वी स्टैंडिंग नाउ? सो इट ऑल कम्स टू द कोच। कोच की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो नॉलेज है स्पाइन के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है कि क्या आपको डेडलिफ्ट किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि एज फार एज स्टडीज आर कंसर्न कोई भी पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जैसे कि हमने देखा कुछ स्टडीज इसको बोल रही कि भाई सही नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हमने कुछ और भी चीजें देखी। तो आई वुड गिव माई स्टैंड ऑन इट कि मैं क्या सोचता हूं कि आपको स्पाइनल फ्लेक्शन करना है या नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कोई यस और नो आंसर नहीं है, डिफरेंट कंडीशंस है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको स्पाइनल फ्लेक्शन करना है या नहीं करना है। सबसे पहले आई वुड अग्री टू दिस थिंग कि स्पाइन आपकी इतनी ज्यादा फ्रेजाइल नहीं होती कि भाई जरा सा बेंड हो गया और इंजरी हो गई, टूट गई। लेकिन वहीं अगर आपने बहुत सारा लोड डाला हुआ है और एक्सट्रीम फ्लेक्शन आपने करा हुआ है तो हाँ, यहाँ पे चांसेस होता है कि आपके स्पाइन की इंजरी हो जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करूंगा, ब्रेसिंग। अगर आप देखेंगे कि भाई स्पाइनल फ्लेक्शन दो बंदे कर रहे होंगे, लेकिन उसमें से एक ब्रेसिंग कर रहा होगा, दूसरा सिंपली अपने जॉइंट्स के इनएबिलिटी टू मूव फर्दर, उस पर डिपेंड कर रहा है। इसको अगर मैं क्लियरली समझाऊं, अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई मेरे हाथ को फर्दर एल्बो जॉइंट को और नीचे बेंड करना है, तो अपने हाथ को मैं फ्री छोड़ देता हूं, तो वो बंदा मेरे जॉइंट को, मेरे हाथ को और नीचे नहीं लेके जा पाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ माई जॉइंट्स इनएबिलिटी टू मूव फर्दर। वहीं अगर मैं अपने हाथ को टाइट कर दूं
अब मैं इस बंदे को बोलूँ भाई अब हाथ मेरा नीचे लेके दिखा, दैट इज नॉट माई जॉइंट्स इनएबिलिटी टू मूव फर्दर, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई बाइसेप्स, कि भाई मेरे बाइसेप्स मसल ही मेरे हाथ को खींच रहे हैं नीचे जाने से। स्पाइनल फ्लेक्शन में एग्जैक्टली वही चीज होती है जो आपके एक्सपीरियंस्ड लिफ्टर्स होते हैं, जब उनका स्पाइनल फ्लेक्शन होता है वो उनका ब्रेस्ड पोजीशन होता है, उनकी वो मसल की स्ट्रेंथ होती है जिसके वजह से उनका वो फॉर्म मेंटेन्ड होता है। लेकिन वहीं जो इनएक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनका स्पाइनल फ्लेक्शन में वो ब्रेसिंग नहीं कर रहे होते हैं, उनका कोर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इट इज जस्ट द इनएबिलिटी ऑफ देयर स्पाइनल जॉइंट्स टू मूव फर्दर, जिसके वजह से वो उस पोजीशन में है। अगर उनका जॉइंट और नीचे मूव कर रहा होता तो वो और नीचे मूव कर जाते। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको न्यूट्रल रेंज में प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि जब आप अपने मैक्सिमल एफर्ट डालें वहां पे थोड़ी बहुत राउंडिंग होगी और उसमें भी आपको पता होगा कि ब्रेस किस तरह से करना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप पावर लिफ्टर्स को ध्यान से देखेंगे कि उनकी जो स्पाइनल फ्लेक्शन होती है मेनली उनके थोरैसिक रीजन यानी जो अपर बैक का रीजन है वो उसको करते हैं, और उसको करने के उनको बेनिफिट भी मिलता है, यानी ओवरऑल स्पाइनल फ्लेक्शन करने के उनको बेनिफिट मिलता है। उनका मोमेंट आर्म कम हो जाता है। मोमेंट आर्म इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द जॉइंट ऑन विच द रेजिस्टेंस इज एक्टिंग, यानी सिंपल लैंग्वेज में बार से लेकर आपके हिप तक का डिस्टेंस। यही रीजन होता है कि जब कोई हैवी लिफ्ट नहीं कर पाता है उनकी बैक ऑटोमेटिकली राउंड होने लग जाती है एंड वो फिर उसको सक्सेसफुली उठा लेते हैं, क्योंकि उनका मोमेंट आर्म बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्पाइन को खतरे में डाल रहे होते हैं। सो फाइनल नोट ये है कि स्पाइनल फ्लेक्शन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। ह्यूमन बॉडी इसी चीज के लिए बनी है, मूव करने के लिए बनी है। अगर आप अपने शू का लेस बांध रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके शू का लेस बांध के जमीन से कोई पेंसिल उठाना है, पेन उठाना है, आप स्क्वाट या डेडलिफ्ट करके प्रॉपर फॉर्म के साथ ऐसे नहीं उठाते हैं। लाइटर लोड के साथ कोई दिक्कत नहीं, इवन मीडियम हैवी के साथ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वेट सुपर हैवी होता है, आप अपना मैक्सिमल एफर्ट लगाते हैं, वहां पे बिल्कुल ही एक्सट्रीम राउंडिंग करना, दैट टू विदाउट ब्रेसिंग, कैन बी अ प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मन, टेक केयर।